हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये सेशन जो हमारा करेंट अफेयर का लाइव सेशन था 8 बजे, वो एक्चुअली ये लाइव नहीं हो पाएगा बिकॉज ब्रॉडबैंड का इशू है इंटरनेट का। तो मैं इस सेशन को रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। हालांकि क्लासेस आपकी नहीं रुकेगी, तो रिकॉर्ड सेशन से आप काम चलाइए। ठीक है। ये उसके बाद शाम को हमारा पॉलिटी का लाइव है। शाम का पॉलिटी का लाइव क्लास चलेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है। शाम के पॉलिटी का लाइव चलेगा क्योंकि तब तक नेट से हो जाएगा। तो शाम के पॉलिटी के लाइव क्लासेज 8 बजे। 8 बजे शाम के जो पॉलिटिकल लाइव क्लासेज है उसमें ज़रूर ज़रूर आइएगा। आज हम लोग पार्लियामेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इतना इतना ध्यान रखिए कि पार्लियामेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट के पार्ट 1 में जो भी हमने पढ़ा था लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा और हम उसको रिवीजन भी आज करवा देंगे। बाइलिंगुअल चलेगी तो जो इस क्लास को जरूर अटेंड करिए। पॉलिटी के 8 बजे रोज़ रात को अटेंड करिए तो आपका पॉलिटिक क्लियर भी होगा। अभी हिस्ट्री और करेंट अफेयर हमारा चले रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हेडलाइन के साथ। गुजरात के राज्यपाल ने विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाला विधेयक को मंजूरी दी। क्या है कि गुजरात ने एक बिल पास किया, मतलब बिल पेश किया था, तो उसको राज्यपाल के द्वारा असेंट मिल चुका है। जैसे कि बिल, कोई बिल पहले आता है तो जैसे कि लोकसभा राज्यसभा इस तरह से होता है ना, तो उस तरह से जो राज्यों में भी इसी तरह से होता है। जो भी बिल आता है विधानसभा से फिर जाता है यहाँ पे राज्यपाल के पास। ठीक है। तो उसको मिल चुका है। ये कौन सा बिल है भैया? तो जो भी शादी करके किसी का धर्म परिवर्तन करवाए, जैसे कोई लड़की शादी कर लिया और फिर लड़की का धर्म परिवर्तन करवाएगा जबरदस्ती अगर, तो उस पर पैसा लगेगा, उसको फिर मतलब कहने का तो दंड लगेगा। वैसा बिल पास किया। ठीक है। देखिए, गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत है, आपको पता होना चाहिए। उसने अपना असेंट दिया है। असेंट मतलब कहने के मंजूरी देना है टू गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल का नाम ध्यान रखिए, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो स्वतंत्रता का जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका संशोधन किया है गुजरात वाला जो बिल है 2021 का। और भी 7 बिल को पास किया है, और बात अलग है। ये सब बिल मार्च 2021 में ही बजट सेशन में पास हुए थे और आज आचार्य देवव्रत जो कि राज्यपाल हैं उनके द्वारा इस चीज को असेंट दे दिया गया। ठीक है। नीचे हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, तो ये चीज़ों को समझिएगा। थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर दूं। ये जो गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021 है, ध्यान रखिएगा, इसको एंटी लव जिहाद बिल भी कहा जाता है। ठीक है। एंटी लव जिहाद बिल कहा जाता है। मैं अभी बताऊंगा लव जिहाद का था, इसको समझिए क्या कहा जाता है, एंटी लव जिहाद बिल। ये इसमें पनिशमेंट है 3 से लेकर 10 साल तक का। अगर कोई भी किसी पर्सन से शादी कर ले और उसका धर्म जबरदस्ती चेंज कराए, ऐसा नहीं है कि मेल का है सॉरी फीमेल का है, मेल का भी, अगर कोई फीमेल लड़की है किसी मेल से शादी कर ले उसके बाद उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए, तो ये बिल में सजा है 3 से लेकर 10 साल तक। ठीक है। और ये 2003 में एक्ट था 2003 का, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2003 का जो एक्ट था उसी को संशोधन करके 2021 में इस चीज का हुआ है। ठीक है। ठीक है। बिल क्यों पास किया गया? बिल को इसलिए पास किया गया कि देयर इज इंक्रीजिंग स्टांसेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्शन प्रोमिसिंग अ बेटर लाइफस्टाइल, डिवाइन ब्लेसिंग एंड इम्प्रोसनेशन। ठीक है। कह रहा है कि देखा गया है कि मतलब कि बेटर लाइफ स्टाइल और इस कहने का मतलब कि ये सब चीज़ बोल के कि जो अब तुम इस धर्म में आ जाओगे तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा, तुम्हें ऊपर से मतलब कहने का मतलब कि आशीर्वाद मिलेगा, इम्पर्सोनेशन, ये सब चीज़ें मतलब लोभ लालच दे के लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये हुआ कि इसको इसलिए बिल को पास करना पड़ा। ठीक है। और इसमें भी देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के लिए उकसाती है, शादी के लिए मतलब कहने का मतलब लालच देते हैं और महिलाओं को, और फिर उसके बाद महिलाओं का धर्म चेंज कर दिया जाता है, आपको देखना होगा। ठीक है। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद को हम लोग रोमियो जिहाद भी कहते हैं। रोमियो जिहाद हुआ कि ये एक तरह का षड्यंत्र है। ये जो कंसेप्ट है लव जिहाद का, ये कंसेप्ट बेसिकली हिंदुओं को द्वारा दिया गया कि मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जैसे कि मैं यहाँ पे डेवलप बाय हिंदू, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि लव जिहाद को हिंदुओं ने स्टार्ट किया। इस कंसेप्ट को समझाया हिंदुओं ने, बताया है कि एक लव जिहाद होता है कि जब कोई भी
कहने का मतलब कि मुस्लिम है जो हिंदू महिलाओं से शादी कर लेता है और उसको उसका धर्म चेंज करवा देता है, ठीक है, झूठी प्यार और झूठी शादी में, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन ऐसे आ रहे थे भी, तो इस चीज़ के लिए ये वाला हुआ, ठीक है। और ऐसे भी यूपी ने भी सेम चीज़ को पास किया है। मैं अगर आप यहाँ पे लिख दूँ यूपी, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, यूपी प्रोविज़न, अरे यार ये क्या हो गया, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन 2020, ये एक्ट यूपी में ऑलरेडी पास हो चुका है। ये भी एक्ट यूपी में है कि 10 साल तक जेल होगा भैया अगर तुम ऐसे करते हो, और नन वेलेबल मतलब कि बेल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यूपी में ऐसा एक्ट है, प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन एक्ट, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, जब हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की है तो हम इसको देख लेते हैं, पूरे को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली है आर्टिकल, देखिए, राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, मैंने सब बहुत अच्छे तरीके से मैंने पॉलिटी में बताया, किसी को कोई भी अगर याद करेगा तो लाइन बाय लाइन याद कर लेगा और कहीं से भी उनको गलत होने के चांसेस नहीं है। हर एक पॉइंट को मैंने समझाया था एक चीज को, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट पे मैंने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो बनाया, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, सॉरी ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। ये है 23 और 24, ठीक है। अब है 25 से लेके 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 29-30 में आप देखिएगा तो आपका कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और सॉरी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट है, और फिर 32 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। तो ये पूरे हमारे फंडामेंटल्स राइट है। फंडामेंटल्स राइट्स बोरो किया गया है, तो उधार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यूएसए से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट फंडामेंटल ड्यूटी आ जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा यूएसए से, मतलब रशिया से, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखिए, यूएसएसआर से, इस चीज़ को आप मतलब भूलिएगा मत। अब देखिए आर्टिकल 25 में क्या कहता है। आर्टिकल 25 में कहता है भैया आपको आज़ादी है कॉन्साइंस का, मतलब मानिए किसी भी धर्म को कोई दिक्कत नहीं, किसी धर्म को उपासना करिए कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने रिलीजन का फ्री प्रोफेशन करिए, मतलब उसको आप अपनाइए, प्रैक्टिस करिए उसको, उसके अंदर जो भी रीति रिवाज हैं उसको फैलाइए, प्रचार करिए, नो प्रॉब्लम। और ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल, और सारे लोग इसमें क्या है कि इक्वली हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कास्ट बेस्ड पे, ऐसा नहीं, तो सबको इक्वली है। और डज नॉट प्रिवेंट स्टेट मेकिंग लॉ रेगुलेट और स्ट्रिक्ट, कह रहा है कि ये इस मतलब राज्य को इस चीज़ के लिए नहीं रोकता है कि कोई भी ऐसा एक्ट बनाए मतलब कि रेगुलेट और स्ट्रिक्ट करे, ठीक है। हालांकि है कि अगर आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो सामाजिक पब्लिक ऑर्डर व्यवस्था बना के रखे, अदरवाइज अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो लॉ बना के रोक सकता है, ठीक है, कहीं कहीं पे कभी एक्स्ट्रा चांसेस में, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं। 25 मतलब कुल मिला के 25 में है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26 में बोल रहा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव राइट। देखिए जो 26 है ना वो बेसिकली आपका किसके लिए है, समुदाय के लिए। देखिए 25 है एक आदमी कोई भी धर्म को माने, 26 है कि एक समुदाय, जैसे 10 लोग हैं एक सोच रखते हैं, हिंदू हैं 10 लोग, एक ग्रुप बनाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ आरएसएस है, बहुत सारी चीज़ हैं, तो उनको है कि वो अपना संस्थान बनाए, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए। वो अपना प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, उसके नाम पर जमीन में ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये और मैनेज करें, वो अपना चीज़ को मैनेज करने का अधिकार है, प्रबंध करने का अधिकार है कि हमको यहाँ पे आज सभा करना है, या कुछ भी चीज़ें हो धार्मिक चीज़ें, तो वो ये सुविधा है कि पहला इंडिविजुअल को, मतलब एक व्यक्ति को, सेकंड वाला किसको है, कम्युनिटी को, एक समुदाय को,
ठीक है, ये लोगों को प्राप्त नहीं 26 वाला, मैं डिटेल से बताया था। आर्टिकल 27 में है कोई भी आदमी को धर्म के नाम पर टैक्स नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि सरकार बोल रही कि तुम हिंदू धर्म को तुमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। सो धर्म के नाम पर टैक्स नहीं, जैसे कि पहले के एंशिएंट टाइम में देखते थे जकात मुस्लिमों को देना पड़ता था, फिर देख सकते हैं कि जजिया टैक्स हिंदुओं को देना पड़ता था मंदिरों में पूजा करने। तो इस तरह से नो टैक्सेस, टैक्स नहीं करेगा भैया, ठीक है, चाहे प्रमोशन या मेंटेनेंस कुछ की बात हो, टैक्स नहीं करेगा। हाँ चंदा वो अलग है, चंदा वो टैक्स नहीं है, चंदा क्या शुल्क है, फी है जो आपको एंट्री करने के लिए आता है। टैक्स और फी में बहुत अंतर है, ठीक है, टैक्स और फी में बहुत अंतर। फी में तो आपको सर्विस मिल रहा है ना, तब आपको, जैसे कि आप मंदिर में गए, आपको जल्दी से पूजा करना है तो आप भीड़ से हट के जाइएगा, फी दे रहे हैं, आपको उसका सुविधा मिल रहा है, आपको वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था तो सुविधा मिलता है, वो फी होता है, बट टैक्सेस अलग है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि आप कोई भी ध्यान रखिए, कोई भी संस्थान है जो शिक्षा संस्थान है, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक स्कूल है वहाँ पे हिंदू की चीज़ पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ आप अगर आपका कोई ट्रस्ट है, आप अपने ट्रस्ट जैसे कि कुछ ऐसे हिंदुओं का विद्यालय होता है जैसे कि, ठीक है, तो हाँ वहाँ पे पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपका वो ट्रस्ट से चल रहा है, आपके पैसे से चल रहा है, तो डेट्स नो प्रॉब्लम। बट अगर आपका कोई भी ऐसा सरकारी विद्यालय हो जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ योगदान दिया हो, उसमें नहीं करा सकते, ठीक है। और ऐसे भी है कि इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे भी आप देखते होंगे कि बच्चों के किताब में रामायण वामायण का कहानी रहता है, तो वो एक मानवता के, आप चीज़ों समझ लें कि एक ज्ञान देने के लिए, एक लोगों का नैतिक विकसित करने के लिए वो सब सारी चीज़ें रहता है। तो आपको देखते होंगे कि ज्ञान रामायण के बारे में है, तो फिर कभी कभी कुरान के बारे में भी रहता है, तो वो डेट्स अनदर पॉइंट। ओके, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट शैल नॉट डिमांड अ पर्सन। हाँ ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी स्कूल या कोचिंग जो भी चीज़ें हैं मतलब उनको अगर रिकॉग्नाइज प्राप्त है तो वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं हो सकता है, कोई भी वहाँ पे पूजा वूजा नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, आगे चलता हूँ। ग्लोबल G20 हेल्थ समिट वाज को होस्टेड बाय यूरोपियन कमीशन अलोंग विद इटली एज ए पार्ट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। देखिए G20 का जो समिट होगा, मैंने क्या सब इटली में होगा, इस बार जितना भी G20 का समिट होगा इटली में होगा, लेकिन इस बार G20 के समिट में इटली के साथ यूरोपियन कमीशन भी साथ में है, ध्यान रखिएगा। तो ये अभी स्वास्थ्य समिट हुआ है, स्वास्थ्य को लेके, कोविड को लेके, कोविड-19 जो पैंडेमिक है इसको किस तरह से रोका जाए, वैक्सीन को किस तरह से हर जगह किया जाए, तो इसको लेके ये इस बार मीटिंग में बात हुई है, हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। Amid second wave of COVID-19 mass vaccination program across the world, a term vaccine tourism is gaining momentum। एक शब्द इसमें बहुत ज़्यादा मामले में है, चर्चे में, वैक्सीन टूरिज्म। जो वैक्सीन टूरिज्म क्या है ना भैया, समझिए चीज़ों को कि इसमें ये है, आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा कि आप घूमने चलिए, इस चीज़ को स्टार्ट किया है, ध्यान रखिएगा कि दिल्ली और मॉस्को के टूर के लिए अरेबियन नाइट्स टूर, ये एजेंसी है दुबई का, अरेबियन नाइट्स टूर, ठीक है, दिल्ली और मॉस्को के जो भी यात्री हैं उनके लिए अरेबियन नाइट टूर्स स्टार्ट किया गया है कि इसमें आप जाइए, चलिए घुमाते हैं आपको, ठीक है, आप घुमाएंगे, आपको वैक्सीन भी वहीं लग जाएगा, मतलब आपको दूसरे देश में जहाँ भी आप घूमने जाएगा तो वहाँ पे वैक्सीन की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में, तो इसलिए याद आइए मतलब पॉपुलर, क्योंकि देखिए अभी वैक्सीन मिल नहीं रहा, तो इसने स्टार्ट किया, देखिए कि आप जाइए वहाँ पे आपको जैब लगेगा, जैब में तो वैक्सीन लगना होता है, जैब देर वहाँ पे वैक्सीन लगेगा, और 20 दिन का आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको 20 दिन वहाँ पर रहना, मतलब कहने का 20 दिन आप साथ में पूरा घूमे वूमेगा, सबको रहने वहने का व्यवस्था होगा होटल में, ठीक है, इस अगर पैकेज को लेते हैं, और सब कुछ जितने भी हैं ऑल नीड, जो खाना पीना है सब कुछ है, और कुछ आपको घूमने का भी जगह मिलेगा, कुछ जो ऐसे जगह घूमने की जगह है उन चीज़ों को भी आपको घुमाया जाएगा, इसका खर्चा है 1.3 लाख, तो आप भी जाकर घूम सकते हैं और वैक्सीन भी उधर मिल जाएगा। लेकिन हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन सब हमारे पास है, बिकॉज देखिए अभी बहुत सारे कंट्री ने इंडियंस को बैन कर दिया है अपने जगह पे आने पर, तो ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट किया गया है कि घूम सकते हैं इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इस वैक्सीन टूरिज्म को आप याद रखिए कि क्या है ना। देखिए जितने भी कोविड वाले जितने भी सवाल हैं, ये सवाल
ऐसा मत समझिए कि बस कोविड हो रहा है, कोविड हो रहा है, कोविड वाला ही सवाल आएगा करंट अफेयर में, ऐसा कुछ नहीं, एक आध सवाल दो सवाल आएगा जो नेशन इंपॉर्टेंस का होगा। बाकी हर राज्य कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहा है, तो वो सब पूछने की संभावना बहुत है कि हाँ, अगर आप बिहार की तैयारी करें तो बिहार वाला पढ़ लीजिए, बिहार वाला जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नासा रोवर, ये वाइपर एक नासा का रोवर है जिसे भेजा जाएगा साउथ पोल पर, ठीक है, मून के दक्षिणी ध्रुव पे भेजा जाएगा, वहां पे पानी खोजेगा और भी अदर रिसोर्सेज जैसे बर्फ उर्फ खोजेगा, ठीक है, ये सारा ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो 1969 में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे चंद्रमा पर, आपको पता है चंद्रमा पर इन्होंने पैर रखा था। तो ये जो ध्यान रखिएगा, जो ये जो वाइपर का जो नासा रोवर है ना, वाइपर जो रोवर है नासा का, ये आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत है। आर्टेमिस प्रोग्राम एक नासा का प्रोग्राम है, आर्टेमिस प्रोग्राम। ये एक तरह से इसका इसका सपना है कि हम चंद्रमा पर चंद्रमा पर हम रोवर भेजेंगे, और चंद्रमा पर इसका सपना है कि 2024 तक हम, ध्यान रखिए 2024 तक हम फिर से हम मतलब ह्यूमन को भेजेंगे, ठीक है, चंद्रमा पर हम क्या भेजेंगे, ह्यूमन को भेजेंगे। अभी बहुत दिनों से नहीं गया, तो चंद्रमा पर ह्यूमन भेजने का ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि ये नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से गया था, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा पर ह्यूमन भेजने का इनका सपना है 2024 तक के। और ये एक तरह से ये ल्यूनर रोवर है, वाइपर नाम है इसका। वाइपर का नाम अब मैं पूरा फुल लिख देता हूँ, ओके, चीज़ों को अलग कलर से मेरे तो अच्छा रहेगा। रिकॉर्ड से कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए थी, रिकॉर्डेड रहे या कुछ रहे, आपको पढ़ने से मतलब है। वोलेटाइल, ऐसे भी आप लोग बहुत ही कम लैब में प्रेजेंट भी होते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि लैब क्लासेस को लगता है कि बंद ही कर दिया जाए, जैसे रिकॉर्ड डाल देंगे रात को, सुबह अपना प्रीमियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है। ये इसका मेन काम है कि भैया साउथ पोल में जाएगा, बर्फ खोजेगा और भी कुछ ऐसे अदर रिसोर्सेज हैं, पानी वानी खोजेगा, साउथ पोल ऑफ द मून के पास भेजा, ध्यान रखिएगा। और ये नवंबर 2023 में इसको भैया भेजा जाएगा, ठीक है, नवंबर 2023 में भेजा जाएगा। तो हो गया कंप्लीट, 3-4 करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी बता दिया और कुछ, ठीक है। कह रहे कि 22 मई 2021 को NMMS ऐप को लॉन्च किया गया है, और एक एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया गया। भैया किसने लॉन्च किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आपके कृषि कल्याण मंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर आपके कृषि कल्याण मंत्री हैं, ओके। अब है रमेश पोखरियाल निशंक, आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं। शकुंतला हरक सिंह थिलसेट, जिसे मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, इस चीज को ध्यान रखिए। त्रिनाद टोबैगो की है, ठीक है, डेनमार्क की, ये डेनमार्क की मेनली रूप से है, बट त्रिनाद टोबैगो में रहती है इंडियन डिसेंडेंट, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक को मैंने कल ही बताया था कि इनको एक अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल इनविंसिबल प्राइज, ठीक है, सॉरी गोल्ड मेडल, इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये जो स्टार्ट किया गया है नेशनल, ध्यान रखिएगा, इस देखिए एएनएमएमएस का पहले मैं फुल फॉर्म बता, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, और इसको, इसके बारे में अगर आपको पता होना चाहिए, ये रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, तो रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन हमारे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है मिनिस्टर, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि कल्याण मंत्री भी है और रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, तो इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये भैया 22 मई को स्टार्ट किया, इसका काम क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा, आप समझिएगा तो एक स्टेप है, एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए और प्रॉपर मेंटेनिंग हो, एंड प्रॉपर मेंटेनिंग, ठीक है, ऑफ द स्कीम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है कि मतलब चीजों को समझिए कि क्या है,
इसके अंदर भैया कि जैसे कि जितनी भी स्कीम्स, जैसे कि मनरेगा, देखिए मनरेगा, एमजी नरेगा, मनरेगा, तो मनरेगा के जितने भी वर्कर होंगे, पहला बात जितने वर्कर होंगे उनका अटेंडेंस इस ऐप के थ्रू होगा। अटेंडेंस एकदम लाइव, मतलब लाइव अटेंडेंस, तो इससे पता चला कितने लोग आए भी हैं। अटेंडेंस तो होगा रियल अटेंडेंस। जियो टैग, जियो टैग्ड फोटोग्राफ भी होगा, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पर का जियो टैग्ड फोटोग्राफ लिया जाएगा लोकेशन के साथ। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मनरेगा 2005 में स्टार्ट हुआ था, मनमोहन सिंह के टाइम में। 100 डे वर्क का इसमें गारंटी है। पहले नरेगा था, फिर एमजी नरेगा कर दिया गया। ठीक है, 100 डे वर्क ये हुआ। ठीक है, कि एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि अटेंडेंस वेटेंडेंस लेना है। जो भी स्कीम्स हैं मनरेगा ही नहीं, बहुत सारे स्कीम जो भी हो रहे हैं, तो उसके अंदर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब इसके अंदर में चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, अब एक और ऐप है ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। ये क्या भैया? तो ये जो ऐप है कुल मिला के देखिए, मैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे डाल दिया था ऑलरेडी। महात्मा गांधी नरेगा पर श्रमिकों की वास्तविक समय पर उपस्थिति, रियल टाइम अटेंडेंस और किया गया। ठीक है, जियो टैग तस्वीरें ली जाएगी, ये हो गया। क्षेत्र अधिकारी ऐप, ये देखिए एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप क्या है, तो क्षेत्र के अंदर जो भी चीज़ें निगरानी करने का इसका काम है। ये है कि जो भी ऑफिसर होंगे वो ऑनलाइन रिकॉर्ड करेंगे इस ऐप के थ्रू। जो भी योजनाएं स्टार्ट की गई है उसका टाइम स्टैम्प, जियो कोऑर्डिनेट टैग, ठीक है, तस्वीरें को रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। मतलब जिस एरिया में काम हो रहा है उस ऑफिसर को इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा, बहुत सारे मतलब कहने का मतलब कि चीज़ों को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग इस पर मतलब निष्कर्षों पर भी सुविधा प्रदान करेगा, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का काम वही है कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो उन चीज़ों का जायजा लेंगे, हर एक चीज़ उनको आसानी हो जाएगा, हर एक चीज़ का फोटो लेंगे कि कहाँ पे काम हो रहा है, सब कुछ करने का मतलब जो ये स्कीम लॉन्च किया गया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ये सारे काम ये करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंसी, ये लॉन्च किया गया है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस योजना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओके, तो ये लॉन्च किया गया है आपका महाराष्ट्र के द्वारा। इसमें क्या है ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में क्या है कि जो भी इंसेंटिव मिलेगा, किसको इंसेंटिव मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब कुछ इंसेंटिव पता होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को इंसेंटिव देती है, मतलब कुछ उसको बिजनेस करने के लिए पैसा देती है, प्रोत्साहन देती है, अगर आप इतना प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इतना मिलेगा। तो इंसेंटिव मिलने वाला है। जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं, जो भी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, उन कंपनियों को, उन इंडस्ट्री को इंसेंटिव प्रदान करेगा, क्योंकि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का बहुत ही कमी आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो पर डे का उत्पादन है 1300 मैट्रिक टन है, लेकिन अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम 3000 मैट्रिक टन का उत्पादन करें। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने कंपनियों को इंसेंटिव देने का काम किया कि इंसेंटिव देंगे, और इसलिए इसको मिशन का नाम है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंसी। हम अपने आप में सफिशिएंट हो जाए, हम अपने इतना ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ कुछ आपको याद रखने हैं। इतना सारा ऐप मतलब योजना लॉन्च हो रहा है कोविड में कि लोग क्या करें। वत्सल योजना, ये देखिए वत्सल योजना स्टार्ट किया गया बेसिकली उत्तराखंड के द्वारा। इसमें क्या है भैया कि जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता कोविड में डेथ हो गए हैं, तो अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए 21 वर्ष तक, देखिए 21 वर्ष तक तो उनका भरण पोषण कराया जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष तक उनको खाना पीना देना है, शिक्षा व रोजगार संबंधी ट्रेनिंग देना है, शिक्षा भी देना है, और उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देना है। ट्रेनिंग वेनिंग दे देंगे, उसके बाद लड़का हो जाएगा तैयार 21 साल में, तो फिर वो अपना काम करेगा। और उसको जब तक हर महीने 3,000 पर महीने इनको गुजारा भत्ता भी देंगे 21 साल तक। ठीक है, ये त्रिवेंद्र सिंह जो रावत, सॉरी तीरथ सिंह जो रावत है, तीरथ सिंह रावत, उन्होंने स्टार्ट किया है उत्तराखंड में। ये चीज ध्यान रखिए, अनाथ बच्चों के लिए। देखिए इस तरह सेम स्कीम हरिहर स्कीम हरियाणा ने किया था, हरिहर स्कीम हरियाणा ने किया था बच्चों को भी पढ़ाने के लिए। और ठीक है, तो और इसमें यह भी है कि जो पैतृक संपत्ति हो, जैसे बच्चा के माँ बाप मर गया, तो जो उनका पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति जब तक के बच्चा एडल्ट ना हो जाए, ठीक है, जब तक के बच्चा एडल्ट ना हो जाए तब तक के बेचना नहीं है। ठीक है, जब तक उनका कोई फैमिली है वो इस चीज को बेचने नहीं देगा, इस तरह से। ठीक है, नहीं बेचना है। ठीक है, जब तक बच्चा एडल्ट ना हो जाए तो उनके संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता है।
इस कहने का मतलब कि योजना के तहत चीजें की गई है। ठीक है, अभी देखिए उत्तराखंड ने एक और योजना स्टार्ट किया था, उत्तराखंड की पुलिस ने, मिशन हौसला। ये भी ऑक्सीजन को पहुंचाना था, वैक्सीनेशन को, तो मिशन हौसला भी ये स्टार्ट किया गया भैया आपके उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी हाल में ही दस्तलिक 2 अभियान हुआ था, मैं सब कुछ लिखता हूँ। दस्तलिक सेकंड इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, और ये अभियान हुआ था रानीखेत, उत्तराखंड है, रानीखेत डिस्ट्रिक्ट है, चौबतिया में, चौबतिया के रानीखेत में ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। ओके, कौन सा? तो दस्तलिक 2 अभियान। तो मैंने 1 2 3 चीजें मैंने इसे बता दिया जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसने आई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अध्यक्ष के रूप में 47 जो कांग्रेस हुआ था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, FIH का, तो इसको कौन बन गए हैं प्रेसिडेंट? तो नरेंद्र बत्रा 2 बार लगातार फिर से बन चुके हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, इन्होंने मार्क कोड्रोन बेल्जियम के थे, इनको हराया है, ये बेल्जियम के हैं, इनको 2 वोटों से मात्र है। ठीक है, ध्यान के 61 और 63 का ये अंतर रहा, 2 वोटों से मात्र ये हारे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए कि जो ये नरेंद्र बत्रा हैं ऑलरेडी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी हैं ये, और ये इंडिया ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो IOC दोनों से कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तो अध्यक्ष मेंबर हो गए एक तरह से। ठीक है, इसका क्या हो गया? मेंबर, सदस्य हैं मत ऑलरेडी इस कमेटी के। इसके हेड कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के? थॉमस वाच हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया थॉमस वाच। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। ठीक है, ये मेंबर हो गए, और इंडियन ओलंपिक कमेटी के ये हो गए हेड, मतलब कहने का मतलब कि ये प्रेसिडेंट। तो 2-3 हॉकी का हेड हो गए, और यहाँ पे ओलंपिक कमेटी का हो गया इंडिया का, और हॉकी का तो फिर इंटरनेशनल में हो गए। रमेश परवार अभी BCI वुमेन टीम का सीनियर वुमेन टीम जो है, सीनियर वुमेन टीम है, उस वुमेन टीम के ये जो क्या बने हैं आपका हेड कोच। ठीक है, रमेश परवार, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो FIH है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है, जैसे मैं हेड क्वार्टर तो आपको सब कुछ का याद रखना रहना, ज़्यादातर हेड क्वार्टर जो भी खेल वाला है ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में, लेकिन इधर है क्या? लॉसने, स्विट्जरलैंड, जगह का नाम है लॉसने, स्विट्जरलैंड है। ओके, ये हो गया। अभी देखिए फीफा, आगे चलते हैं, शायद आगे फीफा का सवाल होगा। हाँ, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2022 वाला होने वाला है कहाँ? तो ये होने वाला है इंडिया में। ठीक है, ठीक है, 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है इंडिया में होने वाला है। ओके, चीज को ध्यान रखिएगा, 2021 में ही होना था बट ड्यू टू कोविड नहीं हुआ। तो 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा 30 अक्टूबर 2021 से, ये ध्यान रखिएगा। ओके, 30 अक्टूबर 2021 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया ने भी हाल में 2017 में हुआ था फीफा मेन कप, ठीक है, फीफा मेन वाला वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया ने ही मेजबानी किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 2018 में जो हुआ फीफा वर्ल्ड कप, 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ हुआ भैया? हुआ कहाँ? हुआ रसिया में। जीता कौन? फ्रांस। ठीक है, फीफा का अगर हेडक्वार्टर देखेंगे तो फीफा का हेडक्वार्टर अगर आप देखते हैं तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका ज्यूरिच है, स्विट्जरलैंड। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है अभी? जियानी इन्फेनिटो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हूँ। 2022 में जो फीफा मेन वर्ल्ड कप होगा, मेन वाला, वो होगा कतर में।
तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ था तो मैंने फीफा के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यूके में भी COP26 होने वाला है, ठीक है, ग्लासगो में, यूके ग्लासगो में COP26 होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके पीपल एडवोकेट डेविड एटनबर्ग को बनाया, इसके प्रेसिडेंट COP26 के आलोक शर्मा को बनाया गया, मैं आपको बता दिया, ठीक है। फ्रांस का एक एक्सरसाइज है ला पेराउज, जिसमें इंडिया ने पहली बार भाग लिया, एक नेवी एक्सरसाइज है ला पेराउज, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दहानू गोल्डबर्ड सपोटा जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ फ्रॉम विच प्रोडक्ट, फ्रॉम विच स्टेट। ये देखिए जीआई टैग मिला है गोल्डबर्ड सपोटा को, ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। बेसिकली जो गोल्डबर्ड सपोटा है एक चीकू है, चीकू जो फल देखे होंगे आपने, ये चीकू है जो बहुत ही मीठा है एक तरह से इस एरिया का। तो गोलवार्ड सपोटा, क्या नाम है उसका, है गोलवार्ड सपोटा, ध्यान रखिएगा। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि पालघर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त रूप से होता है। और ये यहाँ से यूके के लिए, ध्यान रखिएगा, यूके मतलब ब्रिटेन के लिए इस चीज़ का पहला सप्लाई हुआ है, मतलब ये विदेश में जा रहा है, इसलिए दहानू गोल्डबर्ड सपोटा चीकू का एक वैरायटी है। और ये जोग्राफिकल जीआई टैग मिला है, ठीक है, ये प्रोडक्ट को ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे जीआई टैग जो अभी लेटेस्ट में मिले हैं, जैसे मैं लिख दूँ गुची मशरूम, गुची मशरूम जम्मू एंड कश्मीर के हैं, इसको मिला अभी हाल में जीआई टैग। ओके, सोहराय कोहबर पेंटिंग, जो कोहबर पेंटिंग होता है ये झारखंड का है, इसको जीआई टैग मिला। टेराकोटा की जो वस्तु बनाए जाते हैं ये मिला है टेराकोटा यूपी गोरखपुर को। टेराकोटा को तो पता होगा, मैंने ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बहुत चर्चा किया है, ठीक है। मिट्टी के जो पका के बनता है, तो टेराकोटा का जो वस्तु बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है यूपी के गोरखपुर में बनता है मेन बेसिकली, वो कहीं भी नहीं, तो उसको जीआई टैग मिला, ठीक है, बेसिकली ध्यान रखिएगा। मणिपुर का भी मैं बात करता हूँ, मणिपुर का ब्लैक चावल जो अभी हाल में ये भी इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था, ब्लैक राइस, जिसको चाव हाओ ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक हाओ बोलते हैं, चक हाओ। ये काला राइस है, काला चावल है, जिसको अभी हाल में ही जीआई टैग प्रदान हुआ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। चलते हैं आगे। देखिए ये कह रहा है कि भैया कोविड बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रहा है, पेंडेमिक, इसलिए जो बूढ़े हैं, जो भी एल्डर्स लोग हैं, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक टोल फ्री नंबर किया गया है, जो इसका नाम है एल्डर लाइन 14567, ठीक है, आप मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सीनियर सिटीजन और एल्डर लोग के लिए है जो, ठीक है। ये जो है इसमें क्या है, ये सपोर्ट देगा आपको, किसी का सपोर्ट देगा, जो भी मतलब आपको नहीं, एल्डर्स लोग को सपोर्ट देगा, चाहे हेल्थ कंसर्न हो, अगर किनको कोई अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई कुछ पूछना हो यहाँ कॉल कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट है, प्रॉब्लम अगर बहुत परेशानी में है, इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, लीगल सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट मिलेगा। एल्डर लाइन आप ये देख सकते हैं 14567 है, ओके। ये स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्टर कौन है, थावरचंद गहलोत, कुछ ऐसे मिनिस्ट्री जिसका नाम बहुत कम आपको आता है, तो इसको याद रखना चाहिए, ठीक है, थावरचंद गहलोत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, जो भी एल्डर लोग हैं, जो भी वयस्क लोग हैं, उनको अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें कॉल करके ये ऐसा ले सकते हैं सुविधा। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, तेलंगाना में 1 साल पहले से चल रहा है ये चीज़ें, ठीक है, ओके। केरला में, तमिलनाडु में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें काम वर्क कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये है, ये जो स्टार्ट किया गया है एल्डर हेल्पलाइन, ये टाटा ट्रस्ट और एंड NSE फाउंडेशन, इन दोनों ने साथ में इसके हेल्प से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ टाटा ट्रस्ट एंड NSE फाउंडेशन स्टार्टेड द एल्डर लाइन टोल फ्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा, तो आज से करेंगे फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा आपके चैनल, सॉरी आपके ऐप पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर कल मिलेंगे, कल का हमारा सेशन लाइव होना चाहिए, बिकॉज नेट सही हो जाएगा, मैं सही करवा लूँगा। तो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना कि लाइव नहीं हो रहा, क्लासेस कोई भी क्लासेस नहीं रुकने वाली,
थोड़ा डिले होगा, एक आध दिन लेट होगा, बट हम सब चीज़ को कवर करेंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, करेंट अफेयर हो या पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में हम लोग। धन्यवाद।